और दोस्तों आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने चैनल इग्नू संजीवनी पे। और आज हम लोग पढ़ेंगे एक काफ़ी इंपॉर्टेंट आंसर को, राष्ट्रकूट साम्राज्य। तो जैसा कि मैंने आप लोगों को बोला था कि मैं आप लोगों को 5 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराऊंगा गाइज, पूरे पांचों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो चुके हैं। आप वीडियो की प्लेलिस्ट को चेक कीजिएगा और सारे आंसर्स को एक बार ध्यान से सुन लीजिएगा। आप सुन के भी जाएंगे ना तो काफ़ी अच्छा स्कोर कर सकते हैं। और ट्राई कीजिएगा कि पेपर में जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा लिखें, शीट खाली ना छोड़ें। और जो भी आपने अभी तक पढ़ा हो ना उसको बस लगा देना। और गाइज देखो, एक जो ट्रिक है ना, लास्ट में कोई भी 5 क्वेश्चन और कोई भी 5 आंसर उसको यूज कर देना। जहां भी तुम्हें ना आता हो ना, ऐसा लगे फेल होने की नौबत आ रही है, कोई भी 5 आंसर किसी भी क्वेश्चन के अंदर लगा देना, पक्का ही पास हो जाओगे। क्योंकि बस हेडिंग का ध्यान रखना। और आई होप आप लोगों का पेपर अच्छा जाए। और ये लास्ट वीडियो होगा मेरे ख्याल से, या अगर सुबह टाइम मिला तो मैं भक्ति आंदोलन के ऊपर भी तुम्हें एक वीडियो डाल के दे दूंगा, जिससे आप लोगों को काफी ज्यादा फायदा हो। या इसी के अंदर भक्ति आंदोलन भी कवर कर दूंगा, आप लोग पढ़ लेना। ठीक है। देखिए, तो राष्ट्रकूट साम्राज्य, राष्ट्रकूट वंश भारतीय इतिहास का एक महत्वपूर्ण राजवंश था। ये 6ठी से 10वीं शताब्दी तक दक्षिण भारत में शासन करता था। ठीक है, मतलब दक्षिण भारत का ये एक महत्वपूर्ण साम्राज्य था। इसका स्थानीय क्षेत्र दक्षिण भारत और उसके मुख्य केंद्र कर्नाटक था। मतलब जो स्थानीय क्षेत्र था ना वो दक्षिण भारत था, और जो मुख्य केंद्र था वो कर्नाटका में था। ठीक है। राष्ट्रकूट साम्राज्य का समय एक सांस्कृतिक और कला के उत्कृष्ट का काल था। इसके शासकों ने भारतीय संस्कृति को बढ़ावा दिया और साहित्य और कला विज्ञान में योगदान दिया। तो मतलब जो इसके भी शासक थे ना वो कला और साहित्य को काफी ज्यादा प्रोत्साहित करते थे। और एक कॉमन फैक्टर होता है कि जितने भी अच्छे शासक थे ना, ये लोग कला, साहित्य, इन सबों को बहुत ज्यादा ही बढ़ावा देते थे। अब विशेषताएं सुनिए। देखिए, कला और साहित्य में योगदान। राष्ट्रकूट साम्राज्य के शासकों ने कला और साहित्य में समृद्धि का समर्थन किया। इसके शासकों का एक समय का साहित्य और कलात्मक उत्कृष्टि का काल था। मतलब ये जो काल था ना दक्षिण भारत के अंदर, तो ये साहित्य विकास, ठीक है, और कला का विकास था। इनके जो काल चल रहा था उसके अंदर। देखिए, अमोध वर्ष, इस वंश का एक प्रमुख शासक अमोध वर्ष था, जिन्होंने भारतीय साहित्य, विज्ञान और कला को प्रोत्साहित किया। उसके शासन काल में कविता और साहित्य ने विशेष विकास किया। अब देखिए, जब आप इसके बारे में लिखेंगे ना अमोध वर्ष, तो आप इसके अंदर ना ये भी लिख सकते हैं कि वो दरबार में अपने कवियों को बुलाता था, उनका आदर सत्कार करता था। ठीक है। कहानियां, मतलब जो कविताएं लिखता था। तो इससे ना आपका आंसर भी बढ़ेगा और टू द पॉइंट है, आप कहीं पॉइंट घुमा नहीं रहे। ठीक है। तो आप इस ट्रिक को भी ट्राई कीजिएगा। दक्षिण भारत में शक्तिशाली। देखिए, राष्ट्रकूट साम्राज्य ने दक्षिण भारत में अपनी शक्ति को बनाए रखा और उत्तरी भारतीय राजवंशों के साथ संघर्ष किया। अब देखिए, दक्षिण भारत के अंदर तो इसका स्थानीय शासन था, लेकिन जो ये जो क्या कहते हैं, उड़ीसा, कर्नाटका, इधर के साइड में इन लोगों ने क्या किया, मतलब वो था इनका केंद्र था। और उसके बाद इन्होंने जो ये अपने उत्तर भारत था, इधर के क्षेत्रों के साथ भी संघर्ष किया। अब देखिए, राष्ट्रकूट साम्राज्य का उत्थान और पतन, मतलब राइस, कैसे उसका राइस हुआ था, और उसका विघटन मतलब पतन, जैसे किसी भी शासन का अंत कैसे होता है। ठीक है। तो उत्थान के बारे में, सबसे पहले स्थापना। देखिए, अब इस राष्ट्रकूट साम्राज्य की स्थापना 8वीं सदी में हुई थी। ठीक है। इसका मुख्य केंद्र कर्नाटका क्षेत्र में था। ठीक है। और गोविंदा तृतीय ने राष्ट्रकूट वंश की स्थापना की थी, और उसका समय 8वीं सदी के आसपास था। जो गोविंदा तृतीय थे ना, ये काफी महत्वपूर्ण राजा थे इस राजवंश के। ठीक है। और इन्होंने काफी सारे सैन्य अभियान किए थे, जिसके बदौलत ये साम्राज्य इतना समृद्ध और देर तक रहा था। ठीक है। सांस्कृतिक और कला में समृद्धि। राष्ट्रकूट साम्राज्य के शासकों ने, ये आपको मैं पहले ही बता चुका हूँ कि कला और इसको काफी ज्यादा सहयोग किया था। ठीक है। राष्ट्रीय समृद्धि, इस साम्राज्य ने अपने शास्त्र के शासकीय क्षेत्र का विस्तार किया और उत्तर भारतीय साम्राज्यों के साथ संबंध बनाए रखे। मतलब संबंध बनाए रखने के कारण ही इनका वो होता रहा, जो राज्य है वो चलता रहा। ठीक है। अब इसका पतन देखिए। देखिए, आप लोगों में से एक स्टूडेंट ने कमेंट किया था कि सर जैसे पतन है तो उसके ऊपर क्या लिखे। तो आप ना ये पॉइंट्स पे ध्यान दीजिएगा। आंतरिक विघटन होता है। ठीक है। और एक होता है जैसे किसी बाहरी आक्रमणकारी का आक्रमण हो जाए। ठीक है।
और सामाजिक और आर्थिक असंतुलन, ये भी पतन के कारण होते हैं। अगर आप इनसे रिलेट करके लिखेंगे ना कहीं भी पतन के बारे में, तो वो आंसर एकदम सटीक होता है। बस शर्त ये है कि आपको उसके बारे में थोड़ा पता होना चाहिए उस टॉपिक के, क्योंकि आप हर जगह कोई भी नहीं लगा पाएंगे आंसर के अंदर, और ऐसी नौबत आई भी तो फिर हम पीछे नहीं हटेंगे लगाने से। ठीक है, तो आंतरिक विघटन देखिए, राष्ट्रकूट साम्राज्य का आंतरिक विघटन हुआ जब शासकों के बीच आपसी विरोध बढ़ा और उनमें आंतरिक संघर्ष शुरू हुआ। अब देखते हैं ना, जैसे पहले की मूवीज में होता था कि राजा का भाई राजा से चिढ़ता है, तो वैसा ही कुछ जब आंतरिक वो चलता है ना संघर्ष, तो उससे भी राज्य का पतन होना शुरू हो जाता है। ठीक है, बहामनी साम्राज्य की उत्पत्ति देखिए, जब 13वीं शताब्दी थी, जब इनका आखिरी पीरियड चल रहा था, तो उसके राष्ट्रकूट साम्राज्य के स्थान पे ना बहामनी साम्राज्य ने ले ली थी, क्योंकि जो अलाउद्दीन बहमान थे ना, उन्होंने राष्ट्रकूटों को हरा दिया था और अपने शासन क्षेत्र को अपने अधीन कर और उनके शासन क्षेत्र को अपने अधीन कर लिया था। और इसका सबसे बड़ा कारण क्या था, जो उसका आयोग उत्तराधिकारी था आखिरी समय में जब इन्होंने आक्रमण किया था अलाउद्दीन बहमान ने। सामाजिक और आर्थिक संतुलन देखिए, आर्थिक असंतुलन, साम्राज्य के अंत के दौरान समाज में आर्थिक और सामाजिक असंतुलन हुआ और यह विघटन का एक मुख्य कारण बना। अब देखिए, जब राजा कुशलता से नियंत्रण नहीं कर पाता ना अपने साम्राज्य पे, तो उसके अंदर ना आर्थिक और सामाजिक असंतुलन आता ही आता है, क्योंकि समाज में जो लोग होते हैं उनके बीच भी वो नियंत्रण कायम नहीं कर पाता, और आर्थिकता से जब वो कमजोर हो जाएंगे ना, मतलब इकोनॉमी उनकी वीक हो जाएगी, तो उससे भी किसी साम्राज्य का पतन होता है। अब देखिए, इकोनॉमी वीक है तो जो सेना का मेंटेनेंस होता है, उन सब चीजों को भी हैंडल नहीं कर सकते, सेना का रख रखाव नहीं होगा, तो फिर वो युद्ध कैसे करेंगे। तो बातों को ऐसे रिलेट करके आप आंसर कभी भी बड़ा कर सकते हैं। ठीक है, स्वराज्य और बहमानी सुल्तानों का आक्रमण, ये विदेशी आक्रमणकारी की तरह है। ठीक है, अगर आप यहाँ पे हेडिंग लिखे ना, विदेशी आक्रमणकारियों के द्वारा पतन। ठीक है, और उसके बाद ये जो दोनों है, स्वराज्य और बहमानी सुल्तानों का आक्रमण, इसके बारे में आप लिख दीजिए जिसकी वजह से इसका पतन हुआ। ठीक है, अब समापन, राष्ट्रकूट साम्राज्य की संपत्ति समापन विभिन्न कारणों के संग्रह से हुआ, जिसमें आंतरिक विरोध, आर्थिक संकट और बहमनी सुल्तानों के आक्रमण का प्रमुख योगदान था। ठीक है, इसके बाद बहमनी साम्राज्य ने राष्ट्रकूट साम्राज्य के क्षेत्रों को अपने अधीन किया और भारतीय इतिहास के एक नए युग की शुरुआत हुई। और उसके बाद ये जो राष्ट्रकूट साम्राज्य था, इसका अस्तित्व खत्म कर दिया गया और एक नए साम्राज्य, ये जो बहमनी साम्राज्य था, इसका उदय हुआ। ठीक है, तो ये था आपके राष्ट्रकूट साम्राज्य के बारे में। इससे रिलेटेड कोई भी अगर आंसर आता है ना, तो आप उसको टैकल कर लीजिएगा, अच्छे से कीजिएगा। टाइम काफी कम है, इसीलिए वीडियो मैं जल्दी बना रहा हूँ, ज्यादा डेप्थ में नहीं है, पर फिर भी इसके अंदर इतनी नॉलेज है कि आप अपने आंसर क्वेश्चन का आंसर अच्छे से कर सके। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम गाइज। और इसके बाद शायद एक और वीडियो बनेगी भक्ति आंदोलन, उसके बाद शायद मैं वीडियो ना बना पाऊँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, और वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।